बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में स्मृति के प्रकारों और विस्मरण के सिद्धांतों के संबंध में सही कथनों को चुनिए। सही कथन का चुनाव करना है स्मृति के प्रकार और जो विस्मरण के जो सिद्धांत है उसके आधार पे। पहला कथन दिया, जे संयोगात्मक स्मृति या सेंसरी मेमोरी की संचयन क्षमता असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है, परंतु समय बहुत कम होता है। ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो संयोगात्मक की स्मृति है उसकी जो संचयन क्षमता क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, बट इसकी जो स्टोरेज करने की जो टाइम है और ड्यूरेशन से क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जो कथन जे सही है, तो ऑप्शन जो है ए में नहीं है और ऑप्शन बी में नहीं है, ए और बी को हटा दिए। उसका कथन के दिया है, अग्रोन्मुखी अवरोध या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में नया सीखा गया ज्ञान पुराने ज्ञान को याद रखने में बाधा डालता है। ये जो कथन के गलत हो जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, दमन या रिप्रेशन एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें दुखद यादों को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। तो ये जो कथन एल सही हो जाएगा कि जो दमन क्या है, एक अनैच्छिक क्या है, प्रक्रिया है जिसमें जो दुखद याद है या जो दुख है उसको किस में धकेल दिया जाता है, अचेतन मन में धकेल दिया जाता है, दमन में। ये जो कथन एल ये भी सही है। उसका कथन एम दिया है, अल्पकालिक स्मृति या शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवधि सामान्यतः 20 से 30 सेकेंड होती है। तो जो कथन एम ए भी सही की जो है शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है उसकी जो अवधि या ड्यूरेशन क्या होती है, 20 से 30 सेकेंड की होती है। तो जो कथन एम ए भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन जे, कथन एल और कथन एम। जे एल एम किस में दी, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की उस प्रपेक्ष तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें वयस्क उत्तरदाता को चित्रों को देखकर एक पूरी कहानी लिखनी होती है। तो उस तकनीक को क्या बोला जाता है, तो उस तकनीक को बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT। तो उसको TAT या जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह स्तर क्या कहलाता है जिसमें नैतिक मूल्य समाज या बाहरी भौतिक पुरस्कारों के बजाय अंतरात्मा के नियमों द्वारा निर्धारित होती है। तो बताने की जो कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास का वह स्तर क्या है जिसमें जो नैतिक मूल्य या बाहरी भौतिक पुरस्कारों के बजाय, मतलब इसके बजाय जो है किस पे फोकस किया जाता है, जो अंतरात्मा के जो नियम है उसके द्वारा निर्धारित होती है। तो उसको बोला जाता है उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर परंपरागत स्तर। प्रश्न है, कक्ष शिक्षण के दौरान रॉबर्ट गैगने के अधिगम सोपानकी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अधिगम स्तरों का सही तार्किक क्रम कौन सा है। तो जो ये रॉबर्ट गैगने है, इसके अधिगम के जो सोपानकी सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा जो क्रम है, सही तार्किक क्रम है, उसको अरेंज करना है। इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा शाब्दिक सहचर्य का अधिगम। तो जो है शाब्दिक सहचर्य अधिगम ये आ जाएगा पहले क्रम पे। उसके बाद जो है ये शाब्दिक सहचर्य अधिगम के बाद आ जाएगा ये बहुविभेदीकरण का अधिगम, बहुविभेदीकरण अधिगम आ जाएगा ये दूसरे नंबर पे। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग जो है विभेदीकरण किए जो है इसमें, अब ये जो बहुविभेदीकरण में अलग अलग बहुत सारे विभेदीकरण कर दिए। अब जो विभेदीकरण अधिगम के बाद जो प्रोसेस आएगा संप्रत्यय या जो अवधारणा का अधिगम, मतलब जो ये बहुविभेदीकरण है या विभेदीकरण है, इसी के आधार पे क्या करेंगे, संप्रत्यय या जो अवधारणा कंसेप्ट उसका अधिगम, मतलब उसका निर्माण करेंगे। किसका, अधिगम का, ये जो अवधारणा या कंसेप्ट का, किसके बेस्ड में, विभेदीकरण के आधार में। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे विभेदीकरण के आधार पे कंसेप्ट या अवधारणा बना लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, नियम या सिद्धांत का अधिगम। तो जो है दो या दो से अधिक जो अवधारणा हो गया, ये कंसेप्ट हो गया या संप्रदाय हो गया, इसको जोड़कर आपस में जोड़कर क्या बनाएंगे, नियम या सिद्धांत बनाएंगे। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे नियम और सिद्धांत बना लिए। उसके बाद जो है इसी नियम और सिद्धांत के आधार पे जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये एन, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एम, और चौथे नंबर पे हो जाएगा जे, और लास्ट में हो जाएगा एल। पाँचवें नंबर पे हो जाएगा एल।
शुरू में एन, तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एन के बाद के ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, और के बाद एम, एम के बाद जे और जे के बाद एल, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, एक समावेशी स्कूल में बाल विकास और परामर्श के अंतर्गत किसी गंभीर संवेगात्मक समस्या से ग्रसित बालक के उपचारात्मक चक्र का सही वैज्ञानिक क्रम क्या होगा। अब इसमें बताया गया कि जो गंभीर संवेगात्मक समस्या से क्या है, ग्रसित कोई बालक है। अब उस बालक के जो उपचारात्मक या उसके सुधार के लिए जो सही तार्किक या जो वैज्ञानिक क्रम क्या होगा उसको बताना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बालक के व्यवहार की समस्या का साक्ष्यों सहित चयन और परिभाषा करना या परिभाषित करना। तो जे वाला हो जाएगा पहले नंबर पे। सबसे पहले जो कि कौन सा बच्चे जो है वास्तव में संवेगात्मक जो है, ये गंभीर संवेगात्मक समस्या से प्रभावित है या इफेक्टिव है, उन बच्चों का क्या करना, चयन करना, या उन बच्चों को देखना कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस संवेगात्मक समस्या से प्रभावित है। तो उस व्यवहार जो है, बालक के व्यवहार की समस्या का साक्ष्यों सहित मतलब जो है साक्ष्य के आधार पर उसको चयन करना और उसको परिभाषित करना, तो हो जाएगा पहले क्रम पे। अब जो है इस टाइप के जो बच्चे हैं संवेगात्मक समस्या से प्रभावित या ग्रसित बच्चे, उनका हम एक यहाँ पे उन बच्चों का जो है संख्या मिल गया। अब इन बच्चों की संख्या के आधार पे क्या करेंगे, नैदानिक उपकरणों को द्वारा समस्या के अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण करना। अब जो है नैदानिक उपकरण मतलब जो समस्या के जो है निदान करने वाले जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, उसके माध्यम से समस्या के जो अंतर्निहित कारण है कि मतलब किन किन कारणों से बच्चे, जैसे क्या है कि बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, या बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या बच्चे जो है खेल में अच्छे से इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके अंतर जो अंतर्निहित जो कारण है, रीजन है, उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। कौन से बच्चे का, यहाँ पे बच्चे का चयन किए, अब उसके जो कारण है उसको जो जांचेंगे। अब उसके आगे जो है कारण हमें पता चल गया, कारण जानने के बाद क्या करेंगे, सुधारात्मक रणनीतियों। अब जो कारण है, जैसे बच्चा लिख नहीं पा रहे हैं, या बच्चा जो है खेल नहीं पा रहा है, या पढ़ नहीं पा रहा है, तो जो है सुधार के लिए, उसके सुधार के लिए हमें कारण पता चल गया। अब सुधार के लिए क्या बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे और विशिष्ट व्यवहार संशोधन योजनाओं का निर्माण करेंगे कि उसके व्यवहार में हम क्या क्या संशोधन कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए क्या बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे। अब योजना बना ली हम लोग। अब जो बच्चे हैं क्या करेंगे, कक्षा कक्ष के वास्तविक वातावरण में उपचारात्मक योजना को लागू करना। अब जो बच्चे जो है जैसे संवेगात्मक समस्या से प्रभावित है, उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, जो योजना यहाँ पे बनाए उसको लागू करेंगे। हो जाएगा चौथे नंबर पे ये वाला तीसरा। और फिर जो है यहाँ पे योजना लागू कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, सुधारे गए व्यवहार का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। अब यहाँ पे क्या है कि हम योजना लागू किए जिससे बच्चों में सुधार आएगा, और सुधार के आधार पे क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे वास्तव में कितना सुधार हुआ है। और जैसे कुछ कमियां रहेगा तो क्या करेंगे, अनुवर्ती कार्रवाई करना। अनुवर्ती कार्रवाई मतलब फिर से हम जो है कार्रवाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट में। पहले नंबर पे आ जाएगा जे, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा के, तीसरे नंबर पे आ जाएगा एल, चौथे नंबर पे आ जाएगा एम, और लास्ट में आ जाएगा एन। शुरू में जे, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद जे के बाद के, जे के बाद के, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, और के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्नलिखित बाल विकास के सिद्धांतों और उनके मुख्य प्रतिपादक मनोवैज्ञानिकों को सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है बाल विकास के जो सिद्धांत दिया गया है और दूसरे जो साइड जो है उनके मनोवैज्ञानिक जो इसको प्रतिपादित किया है उनका नाम दिया गया है। पहला दिया ए, मानसिक आयु संप्रत्यय का सिद्धांत। जो है मानसिक आयु संप्रत्यय का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कौन से जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दिया है, तो इस सिद्धांत को दिया है अल्फ्रेड विने ने। जो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय का सिद्धांत है इसको किसने दिया है, अल्फ्रेड विने ने। ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी में दिया है बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र। तो जो है बुद्धि लब्धि या जो आईक्यू का जो है संशोधित सूत्र, ये फार्मूला किसने दिया है, इस फार्मूला को दिया है लुइस टर्मन ने। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। उसका सी में दिया है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। तो जो है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है, थर्स्टन ने। ये सी का हो जाएगा 3, थर्स्टन। उसका डी में दिया है बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, एडवर्ड थार्नडाइक ने। ये डी का हो जाएगा 4, एडवर्ड थार्नडाइक, डी का हो जाएगा 4।
उसके बाद जो है ई दिया है बुद्धि का त्रिविमी प्रतिमान। बुद्धि का जो है त्रिविमी प्रतिमान, इस सिद्धांत को किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। ये ई का हो जाएगा 5, गिलफोर्ड। ई का हो जाएगा 5। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दी। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद सी का 3, डी का 4 और ई का 5, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है निम्नलिखित विशिष्ट बालकों के प्रकारों, विशिष्ट जो बालक है उनके प्रकारों और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उनके लक्षणों को सुमेलित कीजिए। विशिष्ट जो बालक हो गया, विशिष्ट टाइप का जो बालक, और उसके जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उनके लक्षण क्या है उसको सुमेलित करना है। पहला दिया ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, तो जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या डिसऑर्डर से इफेक्टेड है, उनकी लक्षण क्या होगा? तो उनकी लक्षण ये होगा, यदि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है या विकार है उससे इफेक्टेड है या प्रभावित है, उन बालकों की लक्षण होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया में दोहराव करेंगे, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया उसमें दोहराव करेंगे, उसमें अलगाव की विचारधारा रहेगा और संवेदनशीलता से प्रभावित रहेंगे। तो ये ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी दिया है विशिष्ट अधिगम अक्षमता या डिसलेक्सिया, तो जो है जो बच्चे विशिष्ट अधिगम अक्षमता से प्रभावित है या डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशंस में उसका लक्षण क्या होगा? अक्षरों के हेरफेर, पठन गति हो गया और शुद्ध उच्चारण में गंभीर कठिनाई, मतलब उसको जो है अक्षरों के हेरफेर मतलब जो है लिखने में कठिनाई होगा, पढ़ने में कठिनाई, सॉरी ये जो अक्षरों के हेरफेर में मतलब उसको जो है पढ़ने में कठिनाई होगा, पठन गति मतलब पढ़ने में, और शुद्ध उच्चारण करने में, मतलब वही है कि उसको पढ़ने में कठिनाई होगा, तो क्या होगा? डिसलेक्सिया से प्रभावित है, मतलब बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। उसका सी दिया है प्रमस्तिष्क घात में क्या इम्पैक्ट होगा या क्या लक्षण दिखाई देगा? तो इसमें लक्षण दिखाई देगा गामक समन्वय और मांसपेशियों के नियंत्रण में न्यूरोलॉजिकल बाधा, तो जो है गामक समन्वय हो गया और मांसपेशियों का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, उसको उसमें जो है न्यूरोलॉजिकल बाधा या बैरियर दिखाई देगा। किस कंडीशन में? प्रमस्तिष्क घात से प्रभावित है उस कंडीशंस में। ये सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। उसके बाद डी दिया है प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या रहेगा या लक्षण क्या रहेगा? तो इसमें जो है स्थानिक सोच में तीव्र परंतु अमूर्त भाषाई प्रत्ययों में सामान्य बालक, तो जो है उसमें जो है जो प्रतिभाशाली बालक है उसमें क्या होगा? स्थानिक सोच में तीव्र रहेगा, जो स्थानिक सोच है उसमें तीव्र रहेगा, परंतु जो अमूर्त भाषाई प्रत्ययों में क्या होगा? वो सामान्य रहेगा। अमूर्त जो भाषाई प्रत्यय है उसमें क्या रहेगा? वो सामान्य टाइप का बालक रहेगा। ये सी डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है ये ई दिए है ध्यान अभाव हो गया या अतिसक्रियता विकार, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार है, तो इस डिसऑर्डर से इम्पेक्टेड है, यह प्रभावित है, तो इसकी लक्षण क्या होता है? अत्यधिक शारीरिक बेचैनी रहेगा और आवेगशीलता और ध्यान केंद्रित ना कर पाना, तो जो है ये ध्यान अभाव जो है अतिसक्रियता से विकार से प्रभावित है या डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड है, तो इस कंडीशंस में उसमें क्या होगा? जो है ध्यान केंद्रित ना कर पाएंगे, तो ई का हो जाएगा 5, ई का हो जाएगा 5। ए का 3 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है बी का 4 और सी का 2, डी का 1 और ई का 5, ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंस का विवाद मुख्य रूप से किस बात पर केंद्रित है? तो जो है ये अर्ली और जो लेटर एक्सपीरियंस है, प्रारंभिक और परवर्ती जो अनुभव है, उसके आधार पर जो विवाद का मुख्य जो बिंदु है या जो है विवाद मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या जीवन के शुरुआती वर्षों के अनुभव बाद के अनुभवों की तुलना में विकास को अधिक अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित करते हैं? तो ये जो है ये विवाद का जो है केंद्रित जो किस पर आधारित है कि क्या जो है जीवन के शुरुआती वर्षों के अनुभव, शुरुआती वर्ष मतलब वही क्या हो जाएगा? प्रारंभिक जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभव जो है अनुभव के बाद के अनुभव, मतलब जो प्रारंभिक के बाद के जो अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, इसकी तुलना में विकास को अधिक अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित करते हैं, मतलब अनचेंजेस्ड रूप से क्या करता है? उसको इम्पैक्ट करते हैं, ये जो इस बात पर केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चा एक नई परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी मौजूदा स्कीमा में वास्तविक संरचनात्मक हेरफेर या बदलाव करता है। यहाँ पे बताना है कि जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह मानसिक प्रक्रिया क्या है, मानसिक प्रक्रिया जो या मेंटल जो प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताना है कि जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा एक नई परिस्थिति का सामना करने के लिए, मतलब जो उनके सामने जो नई परिस्थिति या कंडीशंस आने वाला है उसकी सामना करने के लिए क्या करता है, अपनी जो मौजूदा स्कीमा है, मतलब उसके पास पहले से मौजूद स्कीमा है उसमें वास्तविक संरचनात्मक, उसकी जो संरचनात्मक है या स्ट्रक्चर है उसमें हेरफेर या बदलाव या चेंजिंग करता है। तो इस कंडीशंस को बोला जाता है संयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक द्वारा बच्चे को किसी समस्या के समाधान के दौरान दी जाने वाली वह अस्थायी सहायता क्या कहलाती है जो बच्चों के वर्तमान स्तर से आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे क्या है कि कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है या बच्चा कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है टीचर के द्वारा या शिक्षक के द्वारा उस समस्या के समाधान के दौरान दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता है या जो सहायता है वह सहायता क्या कहलाती है, मचान या स्केप फोल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मचान या स्केप फोल्डिंग। प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दर्शन के संदर्भ में, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके दर्शन के संबंध में क्षति या इम्पेयरमेंट का वास्तविक संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो क्षति का जो है ये बताना है कि किससे जुड़ा है, वास्तविक जो संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसमें से जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी अंग की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक संरचना में होने वाले जैविक नुकसान से। तो जो ये क्षति किससे जुड़ा हुआ है, जैसे किसी की क्या हो गया, किसी अंग की शारीरिक रूप से यदि क्या है कोई दिव्यांग है, या मनोवैज्ञानिक जैसे क्या है कि जो मानसिक रूप से या और जो है मानसिक रूप से इन्फेक्टेड है या जो क्या है डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशंस में जो क्या है क्षति वही है कि किसी अंग की शारीरिक हो गया, किसी अंग की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक संरचना में होने वाले जैविक नुकसान को ही क्षति कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों और अवस्थाओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है किसके आधार पे, बाल विकास के जो सिद्धांत हो गया और जो अवस्था है उसके संदर्भ में। पहला कथन दिया है जे, निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास में कोई भी परिवर्तन अचानक या आकस्मिक नहीं होता है। तो ये जो है कथन जे सही हो जाएगा कि जो निरंतरता सिद्धांत है उसके अनुसार विकास में कोई भी जो परिवर्तन है अचानक या आकस्मिक नहीं होता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, अनिरंतरता का दृष्टिकोण मानता है कि विकास गुणात्मक रूप से अलग अलग चरणों में विभाजित होता है। ये जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। जो अनिरंतरता है, जो अनिरंतरता का जो दृष्टिकोण है ये अप्रोच ये मानता है कि जो विकास का है ये गुणात्मक रूप से अलग अलग चरणों में विभाजित होता है। कि जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद कथन एल दिया है, पूर्व बाल्यावस्था की तुलना में उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक नियंत्रण अधिक सुदृढ़ होने लगता है। ये जो है कथन एल ए भी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था से पहले और बाल्यावस्था के बाद दोनों की तुलना देखें तो जो संवेगात्मक है, ये जो इमोशनल कंट्रोल है, जो अपनी संवेग पर नियंत्रण करने का जो गुण है या जो करेक्टर नियंत्रण करने का जो प्रभाव है अधिक सुदृढ़ होने लगता है किस में, पूर्व बाल्यावस्था की तुलना में उत्तर बाल्यावस्था, मतलब जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें संवेगात्मक जो नियंत्रण है वो अधिक सुदृढ़ होने लगता है। ये जो कथन एल ये भी सही है। उसके बाद कथन एम दिया है, गर्भावस्था के दौरान केवल आनुवांशिक कारक ही प्रभावी होते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें माता बस दिया है, तो माता का जो स्वास्थ्य हेल्थ है वो भी विकास को क्या करता है, माता का स्वास्थ्य विकास को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी को हटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जो है कथन जे
के और एल, जे के एल ये तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सीखने की विविध धारणाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है किसके आधार पे, जो सीखने की विविध जो धारणा हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, और संज्ञान के संदर्भ में। पहला कथन दिया जे व्यवहारवादी संकल्पनाएं सीखने की प्रक्रिया में केवल आंतरिक मानसिक चिंतन को प्राथमिक आधार मानती है। ये जो कथन जे गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में भी है। ये जो है ए सी डी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, सामाजिक संकल्पनाओं के अनुसार सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होने वाली परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। ये जो है कथन के सही हो जाएगा कि जो सामाजिक संकल्पना है उसके अनुसार सीखना एक क्या है, सामाजिक संदर्भ में होने वाली एक पारस्परिक या परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया है या प्रोसेस है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। उसके बाद कथन एल दिया है, संज्ञान का सीधा संबंध मनुष्य की ध्यान हो गया, स्मृति हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया और निर्णय लेने की मानसिक क्षमताओं से है। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि जो संज्ञान है उसका सीधा संबंध किससे है, मनुष्य की जो ध्यान हो गया, स्मृति हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया और जो निर्णय है या डिसीजन लेने की जो मानसिक क्षमता है उससे आधारित है या उससे संबंधित है। तो जो कथन एल ये भी सही है। कथन एम दिया है, संरचनावादी दृष्टिकोण मानता है कि ज्ञान को शिक्षक से छात्र में निष्क्रिय रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा कि यहाँ पे निष्क्रिय नहीं आएगा, क्या आएगा, सक्रिय रूप से, एक्टिव तरीके से। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के और कथन एल ये दोनों सही हैं। और किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल के और कथन एल सही है। प्रश्न है शिक्षा क्रम निर्माण पाठ्यचर्या और बाल अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। शिक्षा क्रम के जो निर्माण हो गया और पाठ्यचर्या और जो है बाल अधिकारों के जो संदर्भ में कौन से जो कथन सही है उसकी चुनाव करना है। पहला कथन दिया जे शिक्षा क्रम निर्माण की मुख्य समस्या विभिन्न विषयों के बीच सार्थक समन्वय और लचीलापन स्थापित करना है। ये जो है कथन जे सही हो जाएगा कि जो शिक्षा क्रम का जो निर्माण कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में सबसे जो क्या है मुख्य समस्या विभिन्न विषयों के बीच सार्थक समन्वय करना, मतलब जो अलग अलग विषय उसके बीच जो है समन्वय या जोड़ लाना और लचीलापन स्थापित करना, ये बड़ी समस्या है, यह मुख्य समस्या है। ये जो कथन जे सही हो जाएगा। कथन एल दिया है, पाठ्यचर्या का चुनाव हमेशा समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों और बच्चों के विकास के स्तर पर आधारित होता है। तो जो है कथन एल ए बी सी हो जाएगा कि जो पाठ्यचर्या है का जो चुनाव है हमेशा समाज की जो लोकतांत्रिक मूल्य हो गया और बच्चों के विकास के स्तर पर आधारित होता है। तो ये जो कथन एल ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये आरटी एक्ट 2009 ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है, ये समावेशी शिक्षा की बात करता है, इसलिए जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए को हटा दिए। उसके बाद कथन एन दिया है, शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व तो केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तक को समय पर समाप्त करने तक सीमित होता है, यह सीमित है। तो जो कथन एन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है शिक्षक का भूमिका जो है केवल सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि बच्चों की जो है सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है। तो ये जो कथन एन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, बी डी हटा दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जे और एल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जे और कथन एल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है जे और एल कथन दोनों कथन सही हैं। प्रश्न है, अभिकथन है, किशोरावस्था के दौरान सोच के लक्षणों में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग का विकास शामिल है। ये जो है अभिकथन सही हो जाएगा कि जो किशोरावस्था के दौरान सोच के जो लक्षण है या जो लक्षण है उसमें काल्पनिक निगमनात्मक तर्क का विकास शामिल होता है, यह शामिल है। तो जो अभिकथन सही हो जाएगा। कारण दिया गया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोरों की मानसिक संक्रियाएं केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं
और वास्तविक अनुभवों तक ही सीमित होती है। तो जो कथन कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि जो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें क्या बोला गया है, मानसिक जो संक्रिया है केवल बोला गया प्रत्यक्ष वस्तुओं और वास्तविक अनुभवों तक ही सीमित लिमिट होती है बोला जा रहा है। तो कारण जो है असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी कथन इसमें सही है लेकिन जो कारण है, रीजन है, वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है, कारण है, वो गलत है। प्रश्न है, अभिकथन है, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों के नैतिक और व्यक्तित्व विकास के स्वरूप को भिन्नता प्रदान करती है। ये जो है अभिकथन सही हो जाएगा कि जो बाल विकास की जो सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ये बच्चों की जो नैतिक हो गया और उसके व्यक्तित्व विकास के स्वरूप को भिन्नता प्रदान करती है। तो जो अभिकथन सही हो जाएगा। कारण में दिए गया है, घर का वातावरण हो गया, मित्र समूह हो गया और वयस्कों के साथ संबंध समाजीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये जो कारण भी सही हो जाएगा। और कारण जो है जैसे यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक दिया है, तो जो वातावरण, मित्र समूह और वयस्क, ये सब जो है समाज और संस्कृति दोनों से इफेक्टेड होते हैं, प्रभावी होता है। ये जो कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन जो है असर्शंस की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।